हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि अभी हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन काफी आगे बढ़ चुका है। अब हम लोग टॉपिक के एंड में पहुंचे हुए हैं। हम लोग का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में के बारे में आपको बताया था कि आज भी हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होना है। लेकिन साथ ही हमने एक और बात बताई थी आपसे कि एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा डिस्कशन के लिए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डिस्कशन करेंगे, उसका डिफिनीशन भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्चुअली होता क्या है। तो इसके लिए हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा मीन, मीडियन और मोड का। मीन, मीडियन और मोड क्या था स्टूडेंट्स? तो मीन, मीडियन और मोड हमारा सेंट्रल टेंडेंसीज था। ठीक है, वह सेंटर ऑफ डाटा के बारे में जानकारी देता था हमको। ठीक उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ डाटा को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हेल्प से हमको पता चल पाता है कि किस कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन में डाटा का डिस्पर्सन ज्यादा है और किसमें डाटा का डिस्पर्सन कम है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्पर्सन का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी से हमको पता चलता है सेंटर ऑफ डाटा का। ठीक है, मीन निकालते हैं तो मीन कहां आता है? डाटा के सेंटर में आता है। मीडियन भी डाटा के सेंटर में आता है। लेकिन यहां बात आती है डिस्पर्सन की। ठीक है, तो डिस्पर्सन का जो एक्चुअल मीनिंग है, डिस्पर्सन का मतलब होता है फैलाव। इसको हम एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि आप डिस्पर्सन कहां सुनते हैं। तो एक तो अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां सुनते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कब होता है? तो जब फॉगी वेदर होता है, वेदर में फॉग होता है, तो उस केस में क्या होता है कि लाइट बहुत आगे तक नहीं जा पाता है। फॉगी वेदर में लाइट डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स हो जाने का मतलब है फैल जाता है, जिसके कारण फॉग के समय में हम लोगों को दूर का चीज दिखाई नहीं देता है। दूसरा डिस्पर्सन आप सुनते हैं स्कूल में, जब आपके स्कूल की छुट्टी होती है तो उसको भी हम बोलते हैं डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन बोलने का रीजन क्या है? छुट्टी को हम लोग डिस्पर्सन क्यों बोलते हैं? तो वहां भी क्या है कि जब छुट्टी होती है तो स्टूडेंट्स पूरे एरिया में फैल जाते हैं, सब अपने अपने घर की तरफ जाते हैं। मतलब स्टूडेंट्स जो एक जगह स्कूल में कलेक्टेड होते हैं, जमा होते हैं, वह स्कूल से निकलने के साथ ही क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। ठीक है, तो वहां भी हम लोग कहते हैं कि डिस्पर्सन हो रहा है। डिस्पर्सन हो रहा है मतलब स्टूडेंट्स फैल रहे हैं। तो यहां स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हेल्प से क्या फाइंड करेंगे कि किस ऑब्जर्वेशन में डाटा का डिस्पर्सन ज्यादा है और किस ऑब्जर्वेशन में डाटा का डिस्पर्सन कम है। मतलब किसमें फैलाव ज्यादा है, किसमें फैलाव कम है। अब उस फैलाव को भी हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, लेकिन पहले एक बार हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या कहता है इसका। तो देखिए, टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में कहता है कि लेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा बी एक्स डैश एंड सिग्मा। ठीक है, अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, गिवन डाटा का क्या है? मीन एक्स डैश है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है रिस्पेक्टिवली, देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज। तब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम लोग सीभी लिखते हैं। सीभी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर होता है सिग्मा बाई एक्स डैश इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब यह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हम कैलकुलेट करेंगे, इससे हमको पता क्या चलेगा? तो कहता है कि फॉर कंपेयरिंग डिस्पर्सन ऑफ टू सीरीज, फॉर कंपेयरिंग डिस्पर्सन ऑफ टू सीरीज वी कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, दो सीरीज का डिस्पर्सन कैलकुलेट करने के लिए कि किस सीरीज में डिस्पर्सन ज्यादा है, किस सीरीज में डिस्पर्सन कम है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज करते हैं। फॉर कंपेयरिंग द डिस्पर्सन ऑफ टू सीरीज वी कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ईच सीरीज। द सीरीज whose CB is more means that series, वह सीरीज जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, is more variable than the other। ठीक है,
जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा, ठीक है, वह मोर वेरिएबल कहा जाएगा। अब इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दो फैक्ट्री है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डिस्पर्सन की चर्चा कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के टर्मिनोलॉजी से इसको समझेंगे तो बेहतर होगा कि अगर मान लीजिए कि दो फैक्ट्री है, अगल बगल में ही दो फैक्ट्री हो, उन दोनों फैक्ट्रीज में हम वर्कर के वेजेज को देखते हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री है जिसमें हम स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 इस करके तरीके से बोलते हैं कि अगर मजदूर है उसको अगर हम स्केल 1 बोले तो मजदूर का वेजेज जो है वह 300 रुपीज पर लेबर है, ठीक है। मजदूर के एक मजदूर का वेज कितना है? 300 रुपया है, ठीक है। उसका जो सुपीरियर है, जो स्केल 2 में गया, उससे ऊपर वाले स्केल में, ठीक है, उसका वेज अचानक से क्या हो गया? 800 रुपया हो गया। मजदूर का वेज 300 है और उसका जो सुपीरियर है उसका मान लीजिए कि 800 हो गया, ठीक है। अब स्केल 2 का 800 हो गया, स्केल 3 में जो ऊपर सुपीरियर बैठा हुआ है उसका अचानक से क्या हो गया? 1500 हो गया वेज, ठीक है। और उसका जो सुपीरियर है स्केल 4 में, उसका वेजेज पर डे का 5000 है अगर, ठीक है। ऐसा वेज डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो पहली फैक्ट्री है, इसमें यह फैक्ट्री 1 है या फैक्ट्री 2 है, इसमें हम अगर वेजेज को लिखें नीचे से ऊपर की तरफ तो लेबर का वेज जो है वह 300 है, उसका जो सुपीरियर है उससे ऊपर सैलरी में इसका 800 है, ठीक है। उसका जो सुपीरियर है उसका 1500 है और उसका जो सुपीरियर है उसका क्या है? 5000 पर डे का है। ऐसा बेस डिस्ट्रीब्यूशन है एक फैक्ट्री में, ठीक है। फैक्ट्री है तो हर लेवल के कर्मचारी होंगे, हम लेवल अब इस तरह से करते गए हैं, सबका नाम नहीं दिए हैं। जबकि दूसरी फैक्ट्री में क्या है कि दूसरी फैक्ट्री में मान लीजिए कि लेबर का बेज है 500, ठीक है। उसका जो सुपीरियर है उसका है 700, ठीक। उसका जो सुपीरियर है उसका है मान लीजिए 1200, ठीक है। और उसका जो सुपीरियर है उसका अगर है 2000, ठीक है। दोनों फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन एक में वेज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का है और दूसरे में वेज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम दोनों का मीन निकालते हैं, ठीक है, और दोनों का मीन इक्वल निकल कर आता है। मीन क्या हो गया? एवरेज दोनों फैक्ट्री के वर्कर की सैलरी का सेम अगर आता है। एक एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं तो अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, तो आप पाएंगे कि इसका जो CV है यह बड़ा आएगा और इसका जो CV है यह छोटा आएगा। इसलिए छोटा आएगा क्योंकि इसमें वेजेज का वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है। लेबर का कम है, उसके रिलेटिव उसके सुपीरियर का ज्यादा हो गया, उसके रिलेटिव उसके सुपीरियर का ज्यादा हो गया, ठीक है। उसके रिलेटिव उसके सुपीरियर का बहुत ज्यादा हो गया। मतलब डाटा का फैलाव इसमें कहां से कहां तक है? 300 से लेकर 5000 तक है, जबकि इसमें डाटा का फैलाव कहां से कहां तक है? तो 500 से लेकर 2000 है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम निकालेंगे तो जिसमें डाटा का फैलाव ज्यादा होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा और जिसमें डाटा का फैलाव कम होगा उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा। इसमें डिस्पर्सन ज्यादा है, इसमें डिस्पर्सन कम है। तो इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज करते हैं। तो अब देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर बेस्ड प्रॉब्लम किस तरह का हमको दिया जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर बेस्ड आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग रिजल्ट शोज दैट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस पेड टू देम इन 2 फैक्ट्रीज ए एंड बी, ठीक है। 2 फैक्ट्री है ए और बी, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ वर्कर और उनको जो वेज पेड होता है वह दिया हुआ है। द फॉलोइंग रिजल्ट शो द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस पेड टू देम इन 2 फैक्ट्रीज, ठीक है। 2 फैक्ट्री है ए और बी। पहले फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर 4000, दूसरे में नंबर ऑफ वर्कर 5000। मीन वेजेज ऑफ फैक्ट्री ए दिया हुआ है 3500 एंड मीन वेजेज ऑफ फैक्ट्री बी भी दिया हुआ है 3500, जबकि
वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज फैक्ट्री ए में 64 है और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज फैक्ट्री बी में 81 है। मतलब दोनों फैक्ट्री में के वेजेज का वेरिएंस आपको दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो नंबर ऑफ वर्कर दोनों फैक्ट्री में दिया हुआ है, दोनों फैक्ट्री के वर्कर्स का मीन वेज दिया हुआ है और दोनों फैक्ट्री के वर्कर्स के वेजेज का वेरिएंस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हिच फैक्ट्री हैव मोर वेरिएशन इन वेजेज। ठीक है, दोनों फैक्ट्री में किस फैक्ट्री में वेजेज का वेरिएशन ज्यादा है, या आप कह सकते हैं कि किस फैक्ट्री में वेजेज का डिस्पर्सन ज्यादा है, वेजेज का फैलाव ज्यादा है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि अगर वेजेज का डिस्पर्सन हमको पता करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने में हमको किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा बाई एक्स डैश इंटू 100। ठीक है, जहां सिग्मा हमारा क्या है? तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स डैश क्या हो गया? मीन। तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां क्या दे रखा है हमको? तो यहां पर दोनों फैक्ट्री का मीन वेज दे रखा है। ठीक है, मतलब यह जो मीन है यह एक्स डैश है, किसका? मीन को एक्स डैश से डिनोट करते हैं, तो एक्स डैश फैक्ट्री ए का दे रखा है और एक्स डैश फैक्ट्री बी का दे रखा है। उसी तरह से वेरिएंस दे रखा है, तो वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है फैक्ट्री ए का और सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है फैक्ट्री बी का। लेकिन हमको चाहिए सिग्मा फैक्ट्री ए का और सिग्मा फैक्ट्री बी का सीभी निकालने के लिए। तो यहां से हम सिग्मा अगर निकालें फैक्ट्री ए का तो यह हो जाएगा रूट अंडर 64 मीन्स 8, और यहां अगर सिग्मा हम निकालें फैक्ट्री बी का तो यह हो जाएगा रूट अंडर 81 यानी 9। अब हमारे पास फैक्ट्री ए का मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, फैक्ट्री बी का मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो आप दोनों फैक्ट्री का सीभी निकाल दीजिए, दोनों फैक्ट्री का सीभी निकालिएगा। सीभी ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्ट्री ए अगर निकालेंगे तो क्या होगा? सिग्मा ए बाई एक्स डैश ए इंटू 100। तो सिग्मा ए आपको दिख रहा है कि 8 बाई 3500 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 8 बाई 35। सीभी फैक्ट्री बी का निकालिए, तो फैक्ट्री बी का सीभी हो जाएगा सिग्मा बी बाई एक्स डैश बी इंटू 100। तो यह हो जाएगा 9 बाई 3500 इंटू 100 मीन्स 9 बाई 35। तो आपको यहां दिख रहा है कि इन दोनों वैल्यूज में बड़ा कौन है? तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह बड़ा होगा। ठीक है, क्लियरली सीभी ए, क्लियरली सीभी बी का बड़ा है, क्लियरली सीभी बी इज ग्रेटर देन सीभी ए। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि 10 फैक्ट्री बी है, 10 फैक्ट्री बी हैज मोर वेरिएशन इन वेजेज। ठीक है, फैक्ट्री बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है तो फैक्ट्री बी में वेजेज का वेरिएशन ज्यादा है। लेकिन आप एक बात हमसे पूछ सकते हैं कि यहां पर तो हम अगर सीभी का डिसीजन किससे ले पा रहे हैं?
तो 8 और 9 से, तो 8 और 9 हमारा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन था। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखकर भी बता सकते हैं कि किसमें वेजेस का वेरिएशन ज्यादा है, तो बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन तब बता सकते हैं जब मीन वेजेस दोनों फैक्ट्री का सेम हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मीन वेजेस दोनों फैक्ट्री का या दोनों ऑब्जर्वेशन का आपको सेम ही दिया हुआ हो। अगर मीन वेजेस दोनों में सेम है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखकर निश्चित बता सकते हैं, और बताना भी आपको चाहिए वहीं से कि किसमें वेजेस का वेरिएशन ज्यादा है। अलग से सीवी का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मीन वेजेस दोनों फैक्ट्री का अलग अलग होगा, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन सेम के केस में भी काम करता है और मीन डिफरेंट के केस में भी काम करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ डाटा फाइंड करने के लिए हम किस स्टैटिस्टिकल मेजर को यूज करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। आइए देखते हैं जिसमें मीन डिफरेंट है उसमें हम लोग किस तरह से काम करेंगे। जैसे यहां कहा कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन बिलो। ठीक है, एक क्लास के स्टूडेंट्स के हाइट और वेट का मीन दिया है और वेरिएंस दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, तो पूछ इसमें आपसे यह रहा है कि which is more variable, which is more variable height और वेट, हाइट और वेट क्या ज्यादा वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर आपका मीन अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों का सी भी निकालना पड़ेगा और दोनों में जिसका सी भी ज्यादा होगा वह मोर वेरिएबल होगा। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो हाइट का एक्स डैश दिया हुआ है, एक्स डैश दे रखा है आपको किसका, एक्स डैश दे रखा है आपको हाइट का, एक्स डैश हाइट का दे रखा है, एक्स डैश वेट का दे रखा है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर हाइट का दे रखा है। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर वेट का भी दे रखा है। तो यहां से आप क्या करेंगे, सिग्मा निकाल लेंगे। सिग्मा हाइट का क्या हो जाएगा, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट यानी 116.64। ठीक है, सिग्मा वेट का क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 17.64। ठीक है, यहां से सी भी आप निकाल लीजिए हाइट का, तो सी भी अगर आप हाइट का निकालिएगा तो यह क्या हो जाएगा, सिग्मा हाइट बाई एक्स डैश हाइट इन 200। ठीक है, तो सिग्मा हाइट का कितना है, तो रूट अंडर 116.64 बाई 160 इन 200। यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और इसी तरीके से सी भी वेट का आप निकाल लीजिए। तो वेट का सी भी निकालिएगा तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा सिग्मा वेट बाई एक्स डैश भी किसका लेना पड़ेगा, वेट का इन 200 मीन्स हो जाएगा रूट अंडर 17.64 डिवाइडेड बाई 50.4 इन 200। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए कि किसका वैल्यू ज्यादा है। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वह मोर वेरिएबल होगा। अगर हाइट का सी भी ज्यादा होगा तो हाइट मोर वेरिएबल होगा, अगर वेट का सी भी ज्यादा होगा तो वेट मोर वेरिएबल होगा। तो यह कैलकुलेट करके आप पता कर लेंगे। आइए नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं इस पर। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 60% एंड 70%। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वह आपको दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 60% एंड 75% एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर 18 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, तो सब आपको इसमें पता ही है क्या दिया हुआ है। तो गिवन आपके पास क्या है,
गिवन आपके पास क्या है, तो गिवन है CV1, ठीक है। CV1 दिया हुआ है 60%, ठीक है, यानी 60। CV2 दिया हुआ है 75%, ठीक है। सिग्मा 1 दिया हुआ है 18 और सिग्मा 2 दिया हुआ है 15। तो आपको निकालना है x डैश। तो आप CV का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो CV1 अगर हम निकालना चाहेंगे तो CV1 इज इक्वल टू क्या होगा, CV1 इज इक्वल टू होगा सिग्मा 1 बाई x डैश 1 इंटू 100। तो x डैश 1 निकालना है तो इसको CV1 को नीचे ले जाना होगा, तो x1 डैश इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई CV1 इंटू 100। अब सबका वैल्यू आपको पता है, सिग्मा 1 का वैल्यू क्या है, तो सिग्मा 1 आपका है 18 बाई CV1 यानी 60 इंटू 100, ठीक है, मीन्स 30। और इसी तरीके से आप अगर CV2 यूज करते हैं तो यह होगा सिग्मा 2 बाई x डैश 2 इंटू 100। तो x डैश सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाएगा सिग्मा 2 बाई CV2 इंटू 100। अब वैल्यू रख दीजिए किसका, तो अब वैल्यू आपका हो जाएगा सिग्मा 2 कितना है, तो सिग्मा 2 है 15 बाई CV2 है 75 इंटू 100, ठीक है। तो 25 से 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 से 5, यानी यहां से आ गया 20, ठीक है। तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकल कर आ गया। पहले डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 30 और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या आ गया 20। तो यही है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों हम लोग फाइंड करते हैं, तो डिस्पर्सन ऑफ डाटा फाइंड करने के लिए कि किस, अगर हमको अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है तो किस ऑब्जर्वेशन में डिस्पर्सन ज्यादा है और किस में कम है, इसके लिए हम फाइंड करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग रिज्यूम करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर जहां हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा नया प्रॉब्लम है जो प्रीवियस ईयर में पूछा है हम लोगों को। तो यह एक क्वेश्चन है जो 2011 में पूछा है आपसे, ठीक है। पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और तब वो आसानी से सॉल्व होगा। कह रहा है कि इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर्स a 2a so on 50a, a यहां है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, a 2a so on कहां तक है 50a इज 50, देन मॉड a इक्वल्स मीन क्या दिया हुआ है हमको, मीन डेविएशन दिया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दिया हुआ है, MDM दिया हुआ है। इफ द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ numbers a 2a so on 50a is 50, then mod a equals। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है MDM, ठीक है। पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दिया हुआ है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 50, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है यह देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला अगर हम लिखने जाएं तो यह होता है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi माइनस m बाई n, क्या होता है, इसका वैल्यू है 50। तो अब इसके लिए हमको क्या करना होगा कि पहले m निकालना होगा। मीडियन क्या है, मीडियन तो दिया नहीं है, सीधा मीन डेविएशन अबाउट
मीडियन दे दिया है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर दे दिया है तो हम निकाल लेते हैं यहां पर सिग्मा xi माइनस एम। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप m कैलकुलेट कीजिए। तो m कैलकुलेट के लिए करने के लिए देखिए ऑब्जर्वेशन क्या क्या है आपके पास, यहां हम लाइन से लिख देते हैं a 2a 3a सो ऑन, कहां तक गया है 50a। तो मीडियन कैलकुलेट करना है अगर, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको देखना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां कितना हो जाएगा 50। तो यहां से मीडियन हम अगर निकालना चाहें तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, तो मीडियन हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन रहता है तो मीडियन होता है n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा यहां, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है, तो 50 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, 50 बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 50 बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2 मीन्स यह हो गया 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 26th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखिए कि 25th ऑब्जर्वेशन आपका होगा क्या, तो 25th ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ए है, सेकेंड 2a, थर्ड 3a, तो 25th होगा 25 है। 26th क्या होगा, तो 26a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यह आ गया आपका 51a बाई 2 यानी 25.5a। मीडियन निकल कर आया आपका 25.5 है। तो अब आपको xi माइनस एम निकालना पड़ेगा। ठीक है, xi माइनस एम निकालना पड़ेगा। तो xi माइनस एम क्या हो जाएगा, तो xi माइनस एम हो जाएगा आपका, यहां नेक्स्ट पेज पर निकाल लेते हैं, मॉड xi माइनस एम। ठीक है, मॉड xi माइनस एम। तो xi एक बार लिख लीजिए, तो xi आपके पास क्या है, तो a 2a 3a 4a तो ऑन 50a है। और मीडियन आपको कितना आया है, तो 25.5 है। मीडियन आपको आया है 25 ऑब्जर्वेशन यह है, सामने लिखा हुआ रहेगा तो आपको कैलकुलेट करने में सुविधा होगी। मीडियन आपका है 20, मीडियन m इज इक्वल टू है 25.5a। तो आपको निकालना है मॉड xi माइनस एम। तो मॉड xi माइनस एम देखिए, a माइनस 25.5 है, कितना हो जाएगा, तो माइनस, मॉड लगा हुआ है इसलिए माइनस नहीं लगेगा, मॉड लगा हुआ है इसलिए माइनस ऐसे होता 24.5 है। लेकिन चूंकि मॉड लगा हुआ है तो मॉड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 24.5a। दूसरा क्या हो जाएगा 2a माइनस 25.5 है, तो ये हो जाएगा 23.5a। तीसरा हो जाएगा इसी तरीके से 22.5a। इसी तरीके से ही घटते जाएगा। ठीक है, तो घटते जाएगा तो आएगा 1.5a। फिर आएगा कहां पर 1.5 है, ये आएगा। अगर मान लीजिए कि हम 25 पर जाते हैं, ठीक है, मिडल ऑब्जर्वेशन हमारा 25 और 26 है, तो 24 अगर आएगा, 24 ऑब्जर्वेशन अगर आएगा, 24a वैल्यू इसमें आगे आएगा, तो वहां से घटाएंगे इसको तो आएगा 1.5 है। 25 से घटाएंगे तो आएगा 0.5 है। फिर 26 से घटाएंगे तो फिर 0.5 है। फिर आएगा 27 से घटाएंगे तो 1.5 है। और इसी तरीके से ही बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, तो 50 से जब ही घटेगा तो फिर से आएगा 24.5 xi माइनस एम। ठीक है, तो हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यह क्या हो जाएगा एम डी एम।
तो हमारा जो MDM होता है एक्चुअली, यह क्या होता है? MDM होता है मॉड सिग्मा मॉड xi माइनस m, पीछे भी लिखे हुए हैं फॉर्मूला, i इज इक्वल टू 1 to n पाई n। तो यह हो जाएगा इस सब का सम, मतलब 24.5 है प्लस 23.5 है। इसी तरीके से ही घटते घटते जाएगा कहां तक? तो यह आएगा 0.5 है, फिर आएगा 0.5 है, और फिर यहां से ही बढ़ते बढ़ते जाएगा कहां तक? तो यह जाएगा 24.5 ए। सबका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है, तो नंबर ऑफ डेविएशन भी क्या होगा? 50 होगा। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा? तो देखिए 0.5 है से 24.5 है, या यहां भी 0.5 है से 24.5 है, मतलब प्रत्येक वैल्यू 2 बार आएगा। 0.5 है 2 बार आ रहा है, इसके बाद 1.5, इसके पहले 1.5, तो 2 ए सब में है, इसलिए ए हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2a अगर हम कॉमन ले लें तो 0.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5 प्लस 1 इसी तरीके से जाएगा 24.5 तक। ठीक है, तो यहां से 2a इंटू, अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ये एपी में दिख रहा है आपको। नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो जाएगा? 0.5 है से 24.5 है तक, तो 1.5 से 24.5 तक 24, 0.5 यानी 25, तो इसका सम हो जाएगा 25/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एपी का फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 a प्लस एल। तो इस 2 से इस 2 को काटिए, और नीचे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां भी 50 आएगा, यहां भी छूट गया है, यहां भी लिख दीजिए 50। तो अब ये 25 से आपका 50 भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा, यह आ गया 25a, यह आ गया आपका 25a बाई 2, ऊपर 0.5, 24.5, 25, ए बाहर है, 25 है बाई 2। यह आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आया इन ऑब्जर्वेशन का, इन ऑब्जर्वेशंस का। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एमडी एम इज इक्वल टू कितना है? तो 50 है, मींस 25a बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। तो यह आ जाएगा, a का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, 2 इंटू 50 100, 100 डिवाइडेड बाई 25 क्या निकल करके आएगा? 4 आएगा। a का वैल्यू आएगा 4। यही a का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। ठीक है, a का वैल्यू देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ नंबर्स a 2a so on 50a is 50, देन मॉड a इक्वल्स टू, मॉड a का वैल्यू पूछ रहा है, तो a अगर 4 आया है तो मॉड a भी आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मॉड a 4 हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यहां से मॉड a पूछ रहा था, तो मॉड a भी लिख दीजिए, मॉड a बराबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात, और आप ध्यान देते जाइए सिर्फ इस बात पर कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है जेई अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी कहा था कि जो बेसिक फॉर्मूला है प्रत्येक मेजर का, चाहे वह मीन मीडियन मोड हो या मीन डेविएशन हो या वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हो, सबका बेसिक फॉर्मूला यह यूज कर रहा है या यूज करवा रहा है, ऐसा बोलिए। कह रहा है कि फॉर 2 डेटा सेट्स ईच ऑफ साइज 5, और 2 डेटा सेट्स ईच ऑफ साइज 5, द वेरिएंसेज आर गिवन टू बी 4 and 5। ठीक है, 2 अलग अलग डाटा सेट का वेरिएंस 4 और 5 है,
एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स आर गिवन टू बी 2 and 4। ठीक है, और दोनों डाटा सेट का जो पहले डाटा सेट का मीन है वह 2 है और दूसरे का क्या है 4 रिस्पेक्टिवली। देन द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड सेट, देन द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड डाटा सेट। तो वेरिएंस अगर कंबाइंड डाटा सेट का निकालना हो स्टूडेंट्स, तो आप एक फॉर्मूला यहां याद कर लीजिए। ठीक है, निकालने के लिए तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर आप फॉर्मूला को यूज कीजिए कंबाइंड वेरिएंस का। वह अगर आपको याद रहेगा तो यह काम जल्दी होगा। कंबाइंड वेरिएंस, ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, कंबाइंड वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस इज इक्वल टू n1 इंटू n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n1 प्लस n2 प्लस n1 इंटू n2 बाई n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर इंटू x1 डैश माइनस x2 डैश होल स्क्वायर। ठीक है, यह फॉर्मूला है कंबाइंड वेरिएंस का। दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन का अगर वेरिएंस आपको दिया हुआ हो, ठीक है, और मीन दिया हुआ हो, तो कंबाइंड वेरिएंस के लिए यह फॉर्मूला याद रखेंगे तो सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से सिर्फ हमको क्या करना होगा कि गिवन इंफॉर्मेशन से पता क्या क्या करना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों में क्या क्या है, ठीक है, वेरिएंस दोनों का क्या क्या है, और मीन दोनों का क्या क्या है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि हमको क्या क्या गिवन है। तो फॉर फर्स्ट डाटा सेट और 2 डाटा सेट दिया है, तो फॉर फर्स्ट डाटा सेट यहां से हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है n1, तो 5 है, 5 ऑब्जर्वेशन दोनों में है। ठीक है, सिग्मा 1 स्क्वायर कितना है, तो सिग्मा 1 स्क्वायर है 4 और x1 डैश कितना है, x1 डैश है 2। और फॉर सेकेंड डाटा सेट, और सेकेंड डाटा सेट, तो फॉर सेकेंड डाटा सेट फिर वही चीज n2 क्या है, तो 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा 2 का स्क्वायर यानी वेरिएंस क्या है, तो 5, वेरिएंस भी इसमें 5 है। और x2 डैश कितना है, सेकेंड का मीन कितना है, तो यह है 4। तो अब जो क्वांटिटी आपको फॉर्मूला में चाहिए, ठीक है, वह आप यहां फॉर्मूला में पुट कीजिए और वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो कंबाइन पूछ रहा है कि देन द वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डाटा सेट। ठीक है, तो कंबाइंड डाटा सेट, वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डाटा सेट इज इक्वल टू, एक बार फिर फॉर्मूला लिखिए, याद होगा, सिग्मा n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n1 प्लस n2 प्लस n1 इंटू n2 इंटू है बाई n1 प्लस n2 होल स्क्वायर इंटू x1 डैश माइनस x2 डैश होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो n1 आपका 5 है, सिग्मा 1 का स्क्वायर जो है, सिग्मा 1 स्क्वायर 4 है और x1 डैश 2 है। ठीक है, n2 5, सिग्मा 2 का स्क्वायर 5, x2 डैश 4 है। तो n1 आपको पता चल गया 5,
सिग्मा 1 का स्क्वायर 4 है, n2 आपका 5 है, सिग्मा 2 स्क्वायर आपका कितना है, यह भी 5 है, इस डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 n1 प्लस n2, n1 इंटू n2 मीन्स 5 इंटू 5 बाई 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू x1 डैश है 2 और x2 डैश है 4, इसका स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा 20 प्लस 25 बाई 10 प्लस 25 बाई 100 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 25 वहां भी क्या हो जाएगा, तो यह हो गया 45 बाई 10 प्लस 100 बाई 100, तो यह हो गया 4.5 प्लस 1। ठीक है, आंसर शायद आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में निकाल लीजिए। तो 45 बाई 10 है, अगर 45 बाई 10 है तो इसको कितना लिख सकते हैं छोटा करके, 9 बाई 2 प्लस 1 मीन्स 11 बाई 2। ठीक है, तो यह हमारा हो गया कंबाइंड वेरिएंस। ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी। ठीक है, दोनों डाटा सेट का मीन और वेरिएंस दिया हुआ है, तो मीन से दोनों डाटा सेट का क्या करेंगे, दोनों डाटा सेट का मीन दिया हुआ है आपको, तो मीन दिया हुआ है, सॉरी यहां आ जाइए। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं फॉर डू डाटा सेट ऑफ साइज 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया ही हुआ है आपको। ठीक है, मीन दिया हुआ है, पहले डाटा सेट का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन का यूज करके सिग्मा xi निकल जाएगा। इसी तरीके से पहले डाटा सेट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेरिएंस और मीन को यूज करके सिग्मा xi स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों डाटा सेट का हम अलग अलग क्या कर लेंगे, xi सिग्मा xi पहले डाटा सेट का निकाल लेंगे, सिग्मा xi दूसरे डाटा सेट का निकाल लेंगे, उसी तरह से सिग्मा xi स्क्वायर पहले डाटा सेट का निकाल लेंगे, सिग्मा xi स्क्वायर दूसरे डाटा सेट का निकाल लेंगे, और फिर दोनों को कंबाइंड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो कंबाइंड कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, सिग्मा xi आ जाएगा। एक बार आपको करके दिखाते हैं इसको डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, आप एक बार इसका या फिर किसी और प्रॉब्लम में आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई और प्रॉब्लम आएगा कंबाइंड डाटा सेट का तो वहां पर आपको इसको करके दिखाएंगे। वैसे हमने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो पहले डाटा सेट का आपको मीन और वेरिएंस दिया है। ठीक है, तो मीन से पहले डाटा सेट का सिग्मा xi और वेरिएंस से पहले डाटा सेट का सिग्मा xi स्क्वायर, फिर उसी तरीके से मीन से दूसरे डाटा सेट का सिग्मा xi और वेरिएंस से दूसरे डाटा सेट का सिग्मा xi स्क्वायर, दोनों डाटा सेट के सिग्मा xi को ऐड कर देंगे तो कंबाइंड डाटा सेट का सिग्मा xi आ जाएगा, तो उससे कंबाइंड डाटा सेट का मीन आ जाएगा। उसी तरीके से दोनों डाटा सेट के सिग्मा xi स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो कंबाइंड डाटा सेट का सिग्मा xi स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और वहां से हम क्या करेंगे, कंबाइंड डाटा सेट का सिग्मा xi स्क्वायर आ गया, कंबाइंड डाटा सेट का पहले से सिग्मा xi निकाल लिए, तो हम जो फॉर्मूला है हमारा कंबाइंड डाटा सेट वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर बाई n माइनस x डैश स्क्वायर, तो उससे हम क्या करेंगे, कंबाइंड डाटा सेट का वेरिएंस निकाल लेंगे। तो आप अप्लाई करके कोई कंबाइंड डाटा सेट का मिले तो उसमें देखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। कह रहा है कि ये साइंटिस्ट इज वेटिंग ईच ऑफ 30 पीसेज। एक साइंटिस्ट है जो क्या कर रहा है, फिश का वेटिंग कर रहा है। 30 पीसेज है, प्रत्येक का एक एक करके वेट करता है। ठीक है, तो प्रत्येक का वेट उसको कुछ कुछ आएगा, 30 ऑब्जर्वेशन उसके पास आएंगे वेट का। देयर मीन वेट वर्कड आउट टू बी 30 ग्राम। ठीक है, और फिर क्या करता है कि वो प्रत्येक जो वेट है उसका मीन निकाल देता है, तो मीन निकलकर उसको आता है 30 ग्राम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आता है उसको 2 ग्राम। ठीक है, लेटर इट वाज फाउंड दैट द मेजरिंग स्केल वाज मिस एलिगेंट एंड ऑलवेज अंडर रिपोर्टेड
एवरी फिश वेट बाई 2 ग्राम, ठीक है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उसको का जो वेटिंग इक्विपमेंट था वो गड़बड़ था, वो प्रत्येक केस में क्या करता है, जो एक्चुअल वेट होता है उससे 2 ग्राम कम वैल्यू बताता है। तो प्रत्येक 30 पीसेज का जो वह वेट किया होगा तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन उसका एक्चुअल जो वेट है उससे 2 ग्राम कम आया होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फिशेज आर रिस्पेक्टिवली। तो यह बहुत आसान हो गया स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ध्यान से सोचने की जरूरत है कि साइंटिस्ट ने जब फिश का वेट किया तो उसको ऑब्जर्वेशन आया 30 ऑब्जर्वेशन आया, लेकिन प्रत्येक जो 30 ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है, वह जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आना चाहिए था उससे 2 ग्राम कम सब आया। तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर 2 ग्राम ऐड कर दिया जाए तो फिशेज का एक्चुअल वेट आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि साइंटिस्ट ने जो वेट किया वह अपने ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला तो 30 ग्राम आया और स्टैंडर्ड डेविएशन उसको 2 ग्राम आया, तो वह एक्चुअल वेट का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल वेट के लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज कर देना होगा। तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर हम 2 से इंक्रीज कर देंगे तो मीन क्या हो जाएगा, 2 से इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे कि जब इवन ऑब्जर्वेशन अगर है कोई, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट के से इंक्रीज कर देते हैं तो मीन तो उसी कांस्टेंट के से इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अनचेंज्ड रहता है। तो अब अगर हमसे पूछ रहा है करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो साइंटिस्ट को जो मीन आया है इसमें 2 ऐड कर देंगे तो करेक्ट मीन आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन क्या है 2 ज्यादा होगा, जो एक्चुअली साइंटिस्ट ने वेट किया उससे एक्चुअल वेट प्रत्येक का क्या है 2 ज्यादा है। मींस हमको क्या करना है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 से बढ़ाना है, तो मीन भी क्या होगा 2 से बढ़ जाएगा। तो मीन आपका करेक्ट मीन क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट को 30 आया है तो आपको 32 आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज आपका नहीं होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ही रहेगा, क्योंकि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर किसी कांस्टेंट से इंक्रीज करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा 32 मीन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए कि चारों में से किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो यहां सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है 32 2। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हमने जो बात कहा है उसको विचारिए और देखिए कि क्या यह करेक्ट आंसर है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको कह रहा है कि इफ सिग्मा I is equal to 1 to 9, xi minus 5 is equal to 9 and sigma I is equal to 1 to 9, xi minus 5 का whole square is equal to 45, then the standard deviation of the 9 items is, ठीक है, 9 आइटम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ रहा है। तो यहां इसको देखकर आप एक सेकेंड के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या कंफ्यूज हो सकते हैं, तो डेविएशन जब हम ऑब्जर्वेशन का निकालते थे पीछे, मीन डेविएशन अबाउट मीन में या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में, वहां डेविएशन हम मीन से निकालते थे। तो यहां xi माइनस 5 दिया हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि 5 मीन है शायद, और यहां xi माइनस 5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग वेरिएंस निकालने में xi माइनस x डैश का होल स्क्वायर निकाल रहे थे, इसलिए आपको लग रहा होगा कि 5 आपका क्या है मीन है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर हमको 5 के बारे में नहीं कहा कि 5 हमारा मीन है, 5 कोई भी वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए कि ऑब्जर्वेशन हमको दिया हुआ है तो उस ऑब्जर्वेशन का डेविएशन और डेविएशन का स्क्वायर तो हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा ही समझिए कि 5 कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उस कांस्टेंट वैल्यू से आपके प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन दिया हुआ है और उस कांस्टेंट वैल्यू से प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के डेविएशन का स्क्वायर दिया हुआ है। एक्चुअली मीन से डेविएशन नहीं दिया हुआ है और मीन से डेविएशन का स्क्वायर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर मीन से डेविएशन का स्क्वायर ही देगा यहां तो आपसे देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 9 आइटम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वह वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है और वेरिएंस हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x डैश होल स्क्वायर बाई n।
और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो इसी का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो अगर मान लीजिए कि यह 5 हमारा मीन होता तब तो हमारा वेरिएंस तुरंत निकल जाता। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर दिया ही हुआ है 45 और यहां डिवाइड कर देते हम किससे, डिवाइड कर देते हम 9 से, तो हमारा क्या आ जाता, वेरिएंस निकल कर आ जाता। अब उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता। तो हमको इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो आप समझिए एक्चुअली यह कि 5 जो है कोई जनरल कांस्टेंट वैल्यू है, उससे प्रत्येक जो 9 ऑब्जर्वेशन है उसका डेविएशन दिया हुआ है और डेविएशन का स्क्वायर का सम दिया हुआ है। डेविएशन का सम दिया हुआ है 5 से और डेविएशन के स्क्वायर का सम दिया हुआ है 5 से। मीन हमारा यह नहीं है 5, इसलिए हमको अब क्या करना होगा कि हमको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमको एक्चुअल सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है, और सिग्मा एक्स आई निकालना होगा और फिर फॉर्मूला यूज करना होगा वेरिएंस का, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स डैश स्क्वायर। तो इसको करेंगे कैसे, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो जरूरी टर्म्स है उसको फाइंड करते हैं। तो हमको दिया है यहां पर सिग्मा एक्स आई माइनस 5 आई इज इक्वल टू 1 टू 9 इज इक्वल टू 9। तो सिग्मा हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम यहां से इसको सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू 9 माइनस 5 सिग्मा 1 लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 टू 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लस माइनस के ऊपर और कांस्टेंट जो होता है उस सिग्मा के बाहर आ जाता है। तो जैसे सिग्मा 5 लिखते तो हम 5 बाहर करके क्या लिख दिए, सिग्मा 1 लिख दिए। तो यह आ गया सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू 9 माइनस 5। अब इस सिग्मा 1 का लिमिट 1 से 9 तक है, मतलब 1 1 1 9 टाइम्स ऐड हुआ है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 का वैल्यू हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। तो यहां से सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू 9 का वैल्यू आ जाएगा 45 और 9 यानी 54। तो सिग्मा एक्स आई निकाल के रख लीजिए। इसी तरीके से आपको दिया है ऑल्सो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू 9 एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर दिया है 45। तो यहां से आप क्या कीजिए, इसका होल स्क्वायर पहले करिए। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू 9 एक्स आई स्क्वायर माइनस 10 एक्स आई प्लस 25 इज इक्वल टू 45। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 45। तो यहां हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू 9 माइनस 10 सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू 9 प्लस 25 बाहर आएगा, सिग्मा के अंदर क्या बचेगा 1 आई इज इक्वल टू 1 टू 9 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो सिग्मा, अच्छा सिग्मा एक्स आई का वैल्यू यहां से निकला हुआ है 54, तो उसको वहां पुट कर दीजिए। तो यह आ गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू 9 माइनस 10 इंटू 54 प्लस 25 इंटू 9 क्यों, क्योंकि 1 1 1 9 टाइम्स आएगा, ऐड होगा, सिग्मा का लिमिट 1 से 9 है इसलिए, इज इक्वल टू 45। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया आपका आई इज इक्वल टू 1 टू 9 इज इक्वल टू 45, ठीक है, उधर है ही माइनस, अच्छा ई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना होगा 10 इंटू 54 यानी 540, अब माइनस कितना होगा तो ई उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 इंटू 9 225। तो इस दोनों प्लस वाले को ऐड कीजिए और माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
585 माइनस 225, तो यह आपका निकल कर आ गया 360 निकल कर आ गया। तो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर आ गया, सिग्मा एक्सआई आ गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, आपको पता है। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले वेरिएंस निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। देयरफॉर वेरिएंस कितना हो जाएगा, तो वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 129 बाई 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस एक्स डैश यानी सिग्मा एक्सआई बाई 9, आई इज इक्वल टू 129 का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स डैश स्क्वायर। तो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर है 360 बाई 9 माइनस 54 बाई 9 का होल स्क्वायर, हो गया 40 और माइनस हो जाएगा 36, यानी क्या निकल कर आ गया 4। ठीक है, वेरिएंस निकल कर आ गया 4। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर वेरिएंस, यानी यह हो जाएगा रूट अंडर 4 मीन्स 2। देखिए 2 है कोई ऑप्शन क्या, ठीक है, 2 दूसरा ऑप्शन आपका है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो यह अगर 5 के बारे में दिया रहता कि 5 मीन है, ठीक है, तब तो यह देने की जरूरत ही नहीं थी, इसी से हमारा निकल जाता, लेकिन नहीं दिया था। तो हमको केयर लेना है कि वहां पर दिया हुआ अगर डेविएशन दिया हुआ है तो वह किसी भी वैल्यू से डेविएशन दे सकता है, जरूरी नहीं है कि मीन से ही डेविएशन हो। 2018 में पूछा था क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें समझने की बात है थोड़ी सी। कह रहा है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 0। ठीक है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन दिया है 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 0। ठीक है, तो इसमें जो समझने की बात है उसको पहले समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 कब आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन यह होता है रूट अंडर सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई एन। ठीक है, लिमिट भी यहां लिख लीजिए, आई इज इक्वल टू 1 to n। स्टैंडर्ड डेविएशन यह होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 0 है तो इसमें देखिए, इसमें जो भी वैल्यू आएगा एक्सआई माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर है। तो एक्सआई माइनस एक्स डैश का जो होल स्क्वायर का वैल्यू बनेगा वो या तो 0 बनेगा, नहीं तो पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव तो कभी बनेगा नहीं। तो अगर यह क्वांटिटी आपका पॉजिटिव है, तो 0 या पॉजिटिव है, तो इसका सम ऑलवेज क्या आएगा 0 या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसमें भी आप ध्यान से सोचिए कि अगर यह वैल्यू पॉजिटिव होगा, एक्सआई माइनस एक्स डैश कुछ भी हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्सआई माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर जो है यह तो पॉजिटिव होगा। तो अगर यह कुछ भी पॉजिटिव होगा इसका वैल्यू, तो सम जो है वह पॉजिटिव आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 सम तभी आएगा जब हर बार क्या हो, एक्सआई माइनस एक्स डैश आपको 0 हो। तो एक्सआई माइनस एक्स डैश 0 हर बार कैसे होगा, तो अगर आपका प्रत्येक ऑब्जर्वेशन मीन के बराबर हो। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, हम जो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होने का मतलब क्या है, ये एक्चुअली और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये x1 माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस so on। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो प्लस यह क्या आएगा xn माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर पाई n। अब इसको अगर 0 होना है, इस एक्सप्रेशन को अगर 0 होना है, तो ये प्रत्येक वैल्यू चूंकि होल स्क्वायर है, तो प्रत्येक अगर इंडिविजुअली 0 नहीं होगा तब तक ये पूरा सम 0 नहीं होगा। अब प्रत्येक इंडिविजुअली 0 कब होगा, तो एक्स डैश तो फिक्स वैल्यू है,
तो एक्स डैश अगर फिक्स वैल्यू है तो उस केस में x1 का वैल्यू भी एक्स डैश के बराबर हो, x2 का वैल्यू भी एक्स डैश के बराबर हो, x3 का वैल्यू भी एक्स डैश के बराबर हो। मतलब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन अगर एक्स डैश के बराबर होगा तभी यह जीरो बनेगा, यह जीरो बनेगा, यह जीरो बनेगा, और तब जाके आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो बनेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर जीरो है मींस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन जो है वह मीन के बराबर है। तो यहां पर आपको क्या दिया है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 0, यानी मीन दिया है 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 0 और ऑब्जर्वेशन कितना है 5। तो इसका मतलब है कि पांचों का पांचों ऑब्जर्वेशन जो हमारा होगा वह 9 ही होगा। पांचों का पांचों जो ऑब्जर्वेशन होगा हमारा वह क्या होगा 9 होगा, तब जाके स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो पाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्यों, अगर मीन डेविएशन भी कहता 0 है तो मीन डेविएशन भी 0 कब हो सकता है, जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन मीन के बराबर है, क्योंकि मीन डेविएशन भी किसका होता है, न्यूमेरिकल डेविएशन होता है, यानी उसमें भी मॉड लगा होता है, मॉड xi माइनस x डैश। तो मॉड xi माइनस x डैश 0 कब बनेगा, मॉड xi माइनस x डैश का सम 0 कब बनेगा, जब प्रत्येक xi माइनस x डैश 0 हो। तो उसमें भी अगर मीन डेविएशन भी 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन जो है वह मीन के बराबर आ रहा है। तो यहां आप लिखिए कि सिंस, पहले एक बार पढ़ लीजिए कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 0 रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज चेंज्ड सच दैट द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन बिकम्स 10। ठीक है, पहले 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 9 कहा, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 कहा, उसके बाद कहा कि उन 5 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन चेंज करने से जब नया ऑब्जर्वेशन बनता है उन ऑब्जर्वेशंस का मीन 10 है, तो उन ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो सबसे पहले तो हम यहां से यह समझे कि सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0 देयरफॉर मीन then therefore value of each observation is equal to their mean, therefore value of each observation is equal to their mean। ठीक है, देयरफॉर 5 ऑब्जर्वेशन कहा है तो पांचों ऑब्जर्वेशन इसका मतलब मीन के बराबर है, तो पांचों ऑब्जर्वेशन हमारा किसके बराबर होगा, देयरफॉर ऑब्जर्वेशंस आर क्या हो जाएगा, तो 9 9 9 9 9, पांचों ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब कहता है कि तो पांचों ऑब्जर्वेशन हमको पता चल गया कि क्या है, अब कहता है कि इसमें से एक ऑब्जर्वेशन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 5 में से किसी, चूंकि सभी का वैल्यू बराबर है तो हम मान लेते हैं कि लेट चेंज्ड ऑब्जर्वेशन बी एक्स, जो ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ है उसका वैल्यू क्या है एक्स है, तो न्यू ऑब्जर्वेशन अब आपका क्या हो जाएगा, तो पहले पांचों 9 था, अब 4 9 रहेगा और एक चेंज होके क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशन आपका हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 9 9 9 9 एक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि इन न्यू ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वह 10 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू मीन इज इक्वल टू क्या कह रहा है 10 है, तो न्यू मीन होगा क्या एक्चुअली, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर 9 + 9 + 9 + 9 + x by 5 इज इक्वल टू 10। तो यहां से
36 प्लस x इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा? 14। ठीक है, तो x अब 14 निकल कर आ गया है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। देयरफॉर पहले हम न्यू वेरिएंस निकाल लेते हैं। न्यू वेरिएंस, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बाद में। तो न्यू वेरिएंस हो जाएगा कितना? न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस न्यू एक्स डैश, न्यू एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, क्योंकि जो हम न्यू ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो गया? 14 हो गया। 14 स्क्वायर बाई 5 माइनस न्यू एक्स डैश है 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 81 प्लस 81 प्लस 81 प्लस 81 प्लस 196 बाई 5 माइनस 100। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना? सो देख लीजिए, $520। ठीक है, 520 बाई 5 माइनस 100। ठीक है, एक बार और सम चेक कर लीजिए। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए। तो कितना हो जाएगा? माइनस 100, यानी यह निकल कर आ जाएगा 4। देखिए तो 4 कोई, अच्छा ये तो वेरिएंस निकल कर आया। ठीक है, देयरफॉर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? रूट अंडर वेरिएंस। तो रूट अंडर वेरिएंस कितना हो जाएगा आपका? तो रूट अंडर 4 यानी 2। स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेटिव सवाल था। इस सवाल के हेल्प से हमको क्या, किस चीज का पता चल गया? तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी हाथ लगी कि डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन के स्क्वायर का सम 0 है। इसका मतलब कि प्रत्येक डेविएशन 0 है, और प्रत्येक डेविएशन 0 है मींस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन उसके मीन के बराबर है। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल डेविएशंस का सम 0 है। मॉड xi माइनस एक्स डैश का सम 0 है, इसका मतलब प्रत्येक xi माइनस एक्स डैश 0 है। इसका मतलब प्रत्येक xi क्या है? x डैश के बराबर है। तो न्यूमेरिकल डेविएशन 0 दिया रहे, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन 0 दिया रहे, या फिर वेरिएंस 0 दिया रहे, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 दिया रहे, तो हम समझ जाएंगे कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन जो है उसके मीन के बराबर है। तो आज स्टूडेंट इतना ही हम लोगों का डिस्कशन हो पाएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उस एक नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि एक सिंगल लेक्चर में जितना भी लेक्चर हमने कंप्लीट किया है, ठीक है, उसकी एक समरी तैयार करेंगे जेई के पर्पस से, ताकि आप उस एक लेक्चर को देखकर एक लेक्चर में जेई का पूरा कवरअप कर पाइए। ठीक है, जेई में पूछे जाने वाला जितना फॉर्मूला होगा उसको उसके अंदर डिस्कस करेंगे, और उस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कराएंगे और कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम भी कराएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।